अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा और आज मैं ये बात आपसे करना चाहती थी कि इंसानी इमोशंस, हमारे जो जज्बात होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। दे नॉट लाइक अ स्ट्रेट लाइन कि हंसी और गम आप एक साथ आप कभी कभार इनको एक्सपीरियंस करते हैं। इनफैक्ट जब हम गुस्से में होते हैं हमें ये भी रियलाइज़ नहीं होता कि हमारा गुस्सा असल में गुस्सा नहीं है, हमारी तकलीफ़ है। एंड अंडरस्टैंडिंग दीज ह्यूमन इमोशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आप जितने भी पॉपुलर ड्रामों को देखें उसमें यही सब्जेक्ट उठाया जाता है। जिस किरदार के साथ आपकी सिंपथीज़ होती हैं, आप उससे रिलेट कर रहे होते हैं, उसकी सारी बातें आपको समझ आ रही होती हैं। ऑन द अदर हैंड जिस किरदार को आप ना पसंद कर रहे होते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसको एक नेगेटिव परसेप्शन से देखते हैं। ख़ास तौर पे हमारे सामने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं सच एज बिट्रेयल, रिलेशनशिप्स का ख़त्म हो जाना, शादी का ख़त्म हो जाना, मंगनी का ख़त्म हो जाना, और उसकी जो तकलीफ़, जो बेरीवमेंट, जो ग्रीफ होती है उससे आप कैसे निपटें। लेकिन इसी को समझते हुए मेरे अभी हाल ही में एक स्टडी पे नज़र गुजरी और इनका कहना ये है कि इस वक्त जो हमारी लाइफस्टाइल्स हैं, जिस तरह की दुनिया में हम रहते हैं, जिस तरह का वक्त हमारे सामने है, हर इंसान की एट एन एवरेज 2 से 3 सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स होंगी आपकी ज़िंदगी में। इसका मतलब ये भी है कि अगर तीसरी कामयाब रिलेशनशिप है या दूसरी कामयाब रिलेशनशिप है तो हम में से हर शख्स कभी ना कभी एक तरह से ब्रेकअप से, रिजेक्शन से, किसी भी रिश्ते के ख़त्म होने की तकलीफ़ से ज़रूर गुजरेगा। सवाल मेरा ये है कि क्या इस तकलीफ़ को तकलीफ़ से ज़्यादा तकलीफ़देह बनाना अहम है? क्या इस पेन को डील करने का हमारे पास कोई आसान तरीका हो सकता है या नहीं? इसको कुछ इस तरह समझ लेते हैं कि हर रिश्ते की एक उम्र, एक मुद्दत होती है, लेकिन हमारा इंसानी जहन, ख़ास तौर पे जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारा ख्याल होता है कि ये रिश्ता हमेशा 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 के लिए होना चाहिए, यानी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इसको निभाएं। लेकिन वो जो रिश्ता है वो आपके लिए कैद नहीं हो सकती। क्या आप इस बात को मानते हैं कि रिश्तों की एक मुद्दत होती है और उसकी अगर लाइफ ख़त्म होने लगे और आप उसको जानबूझ के घसीट के ज़ोर ज़बरदस्ती से चलाने की कोशिश करें, उसको फिक्स करने की कोशिश करें, तो चीज़ों में ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है? इस पर हम आपकी राय भी लेंगे। आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ऑन ट्विटर। समटाइम्स मेरे पास शो में इतना टाइम नहीं होता, लेकिन प्लीज़ मुझे ऑनलाइन बताइए कि अगर आपको लगे कि एक रिलेशनशिप की लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग, मोहब्बत, जो भी एक खुलूस का रिश्ता था वो ख़त्म हो गया और एक दूसरे को देख के अब झुंझलाहट होती है, चिढ़ आती है, या कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बियॉन्ड आप नहीं देख पा रहे, तो फिर उस रिश्ते का क्या करना चाहिए? और ख़ास तौर पे क्योंकि कभी कभार ऐसे रिश्तों में ज़ाहिर सी बातें बच्चे भी होते हैं, घर वाले भी होते हैं और दूसरी लाइफ सर्कमस्टांसेस होती हैं, तो इनको सबसे ज़्यादा पुरखुलूस और एक तरह से कहना चाहिए कि अपनाइयत के साथ, काइंडनेस के साथ इस ब्रेकअप को डील करने का तरीका क्या है? अगर आप तलाक पे या ब्रेकअप पे नहज पे पहुँचते हैं तो सबसे अहसन तरीका जिसमें ना आप दूसरे को ज़्यादा ब्लेम करें, ना आप खुद पावरलेस फील करें, वो क्या होना चाहिए? दैट इज़ गोइंग टू बी आवर बिग डिस्कशन टुडे। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो हमारे पास और मौज़ूआत भी हैं। खुसूसन आज बात करना चाहेंगे बच्चों की न्यूट्रिशन को लेके भी। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमल हमारे दिन में होता है जी खाना पीना, और ख़ास तौर पे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हर वक्त यही फ़िक्र लगी रहती है कि इनका खाना टाइम पे बन गया है, इनका खाना खिला दिया है। और जब इतनी मेहनत के बावजूद भी बच्चे खाना खाने से इनकार करते हैं तो पेरेंट्स का बुरा हाल होता है। इवेंचुअली दे गिव इन, और बच्चा अगर जंक फूड की फरमाइश कर रहा है, कोई भी फ्राइड आइटम की फरमाइश कर रहा है, दैन इवेंचुअली इट कम्स डाउन टू चलो कुछ भी है खा तो लेगा। लेकिन अनहेल्दी डाइट, जंक फूड इवेंचुअली लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स। और आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें हमें 2 एक्सट्रीम्स नज़र आएंगी। बच्चों का ग्रोथ स्पर्ट अपनी जगह, जब उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं है, नींद पूरी नहीं है और रूटीन बहुत टफ है, सुबह सुबह जाना, पढ़ाई के बाद फिर अपनी गेम्स और इसके अलावा ट्यूशन्स। सो एक तरफ तो वो बच्चे हैं और दूसरी तरफ वो जिनका डाइट बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा, उनकी एपेटाइट बहुत बढ़ चुकी है और वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं जिसकी वजह से चाइल्ड ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू हैंडल बोथ ऑफ दीज। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज। ऑफ कोर्स शी इज़ अ रिनाउंड डाइट कंसल्टेंट। इसके अलावा शी ऑल्सो डील स्पेसिफिकली विद वेट मैनेजमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज यहाँ मौजूद होने का। मुझे बताएं डॉक्टर अरीज के बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल से ही अपनी ईटिंग हैबिट्स को पिक करते हैं। आई थिंक इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अ चाइल्ड
डू नॉट हैव जंक फूड अगर घर में सब लोग जंक फूड खा रहे हैं, तो ये हैबिट फॉर्मिंग की सही एज कौन सी है? देखिए हैबिट फॉर्मिंग ना पहले 6 मंथ्स तो वी आर लाइक फोकसिंग के सिर्फ मदर नर्सिंग जो होती है वो दैट्स इम्पॉर्टेंट। आफ्टर दैट वीनिंग का फेज स्टार्ट होता है। अच्छा अब एक वीनिंग में तो हम लोगों को, क्योंकि मदर्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई हैं कि बिजी बहुत होती हैं, तो दे टेक द शेल्फ के फूड्स होते हैं, सीरियल्स इजीली मिल जाते हैं, वो बनाते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि आप खुद प्रिपेयर करें। जैसे जब स्टार्ट करते हैं वीनिंग, वी स्टार्ट विद द लिक्विड डाइट के सूप बनाएं वेजिटेबल्स का बिल्कुल क्लियर हो, जैसे यखनी हो गई, आप राइस की जो है खीर बना के पतली वाली दे सकते हैं घर में ये चीज़ें। और बड़ा अच्छा ऐड चल रहा है इसी तरह बेबी फूड का डॉक्टर रीच, उसमें कहते हैं कि बच्चे को जो जो न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे उसको सब्जी भी चाहिए, उसको गेहूँ या गंदम भी चाहिए, साथ में फ्रूट्स भी होने चाहिए, तो सब बच्चा तो इतना सब कुछ नहीं खा सकता, तो वो अपना बेबी फॉर्मूला ये कहकर सेल करते हैं आपको कि उसमें सब कुछ है। Is that the right way to do things? ऑफ कोर्स उन्होंने तो सेल करना है, ठीक है, एंड उसके लिए दे हैव टू फोकस कि इसमें सब चीज़ें मिल रही हैं। अब बात ये कि अल्लाह ताला ने भी हर चीज़ अलग अलग रखी है, सीज़न के हिसाब से फ्रूट्स आते हैं, तो उसकी कोई वजह है, उसका कोई रीज़न है। एंड हम इवन जब अडल्ट को भी डाइट देते हैं तो वी लाइक फोकस ऑन द सीजनल फ्रूट्स। जैसे आजकल अगर कोई वीन कर रहा है बच्चा, तो हम कहेंगे कि आप उसको फ्रेश जूसेस फ्रूट्स के निकाल के थे, और उसमें हम एडेड कोई फ्लेवर नहीं कहते, कोई इवन सॉल्ट में जो शुगर है ना वो हम एज ए डॉक्टर हम कहते हैं नहीं आपने ऐड करना। अच्छा ये सवाल हमेशा किया जाता है बच्चे को, आप एक्चुअली फ्रेश फ्रूट दें या फ्रेश फ्रूट्स का जूस दें, दोनों में से क्या आप देखिए जब इनिशियली वीन करता है उसके दांत नहीं है बच्चे के, वो चू नहीं कर सकता, उसका स्टमक इतना ज़्यादा भी नहीं डेवलप हुआ कि स्टार्ट, जैसे हम कहते हैं कि बिल्कुल गंदम नहीं स्टार्ट करनी, वीट नहीं स्टार्ट करनी, राइस से स्टार्ट करते हैं, सॉफ्ट फूड से, तो स्टार्ट करते हैं लिक्विड डाइट से, देन वी गो सेमी सॉलिड्स पे, फिर सॉलिड्स पे। तो आप देखते उस वक्त तो फ्रेश जूसेस देंगे। अच्छा और मेनली अगर मैं टॉडलर्स पे आना चाहूँ, टॉडलर्स को सिर्फ और सिर्फ आप अगर देखें तो उनको जंक फूड पसंद है, दे लाइक पैकेट चिप्स, दे लाइक फ्रेंच फ्राइज, दे लाइक अ लॉट ऑफ केचप, या फिर उनको टेट्रा पैक अगर जूस नजर आ रहा है, चॉकलेट्स नजर आ रही हैं, कैसे कंट्रोल कराएं इस जंक फूड पे? सीधा बात वही है कि टेस्ट डेवलपमेंट। हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि अच्छा दलिया, घर में दलिया बनाया, ये तो फीका होगा, चीनी डाल देते हैं, ये तो फीका होगा, नमक डाल देते हैं। अपने फ्लेवर पे नहीं आपने फोकस करना, बेबीज का भी, क्योंकि उसका आई एम श्योर कि आजकल क्योंकि बच्चे बहुत जीनियस पैदा हो रहे हैं, उनके पहले से ओपिनियंस भी होते हैं, लेकिन अगर आप उनका टेस्ट डेवलपमेंट इस तरीके से कराएंगे ना कि उनको नेचुरल फॉर्म में चीज़ें पसंद है, उनको जंक फूड नहीं पसंद है। अट्रैक्ट क्यों करता है हमें, क्योंकि फ्लेवर्स उसमें बहुत, आप सोचें जो पैकेट के चिप्स होते हैं दे हैव सच, इतनी सॉल्ट की क्वांटिटी होती है, इनहांस फ्लेवर्स होते हैं, और बिल्कुल इनहांस फ्लेवर्स करने के लिए वो यही करते हैं कि एडेड चीज़ें डालते हैं उसके अंदर, तो वो चीज़ें जो हैं फिर बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, बिकॉज टेस्ट डेवलपमेंट ऐसी हो गई ना, नेचुरल फॉर्म में नहीं चीज़ें। मुझे समझ नहीं आता कि अगर हम जापान की तरफ देखें, चाइना की तरफ देखें, जो लोग अपनी नई नस्ल पे बच्चों पे बहुत फोकस करते हैं, देर जैसे बेंतो बॉक्सेस होते हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल, इफ वी कैन शो यू सम ऑफ द पिक्चर्स अराउंड, उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त, मैंने ये दिखाया था एक शो में, मैं गई थी, आई डिड टेक दैट, उसमें बेसिकली आपके पोर्शंस बने होते हैं एंड यू ऐड उसमें थोड़ी वेजिटेबल, दैट्स लाइक प्रोटीन। आई जस्ट लाइक द प्रेजेंटेशन ऑफ इट, जैसे आपने कहा था कि अगर आप उसको बच्चों को बीन्स दे रहे हैं या फलियां दे रहे हैं, यू कट आउट ऑफ यू नो एन इमेज ऑफ अ कैट, तो वो बच्चे के लिए एक्साइटमेंट लेवल भी है कि दे आर डूइंग समथिंग विद इट। बेसिकली बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो पोर्शन जो बनाए होते हैं उसमें वन पोर्शन शुड बी ऑफ प्रोटीन, देन देयर शुड बी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कार्ब्स, ठीक है, कार्ब्स में फाइन कार्ब्स, क्योंकि नेचुरल कार्ब्स आप दे रहे हैं, तो उसमें यू कैन ऐड प्रोटीन में, जैसे आपने कोई भी मीट ऐड कर दी, या आप जैसे प्रोटीन रिच वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, वो आप ऐड कर दें, देन वेजिटेबल्स में आपने कोई ग्रीन्स ऐड कर दिया, उससे ये होता है एक तो कलरफुल है, देन द चाइल्ड विल बी लाइक अट्रैक्टेड कि अच्छा मैंने ये भी खाना है, ये भी, फिर उसके ऊपर आप जैसे कह रहे हैं कि पिक्चर्स लगा दें, यू कैन ऐड कि रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट, जैसे हम लोग को, उससे बच्चे थे लाइक स्टोरी मेकिंग एंड अ कंप्लीट स्टोरी टेलिंग, स्टोरी मेकिंग दैट कैन रियली गो अ लॉन्ग वे। ये उनके लिए क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिनकी ये कंप्लेन है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे। अच्छा एक जो हम देखते हैं कि प्री स्कूल के बाद जब बच्चे एक्चुअली यूनिफॉर्म पहन के दे गो यू नो दे स्टार्टेड स्कूल, किंडरगार्टन अपवर्ड्स, उसके अंदर डॉक्टर अरीज, एक जाहिर सी बात है बच्चा एक बड़े प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है, पूरा दिन स्कूल नहीं जा रहा था, 2 घंटे 2.5 घंटे की उसकी अगर कोई क्लास हो रही थी, सडनली दे हैव टू बी इन स्कूल
तो अब नींद का साइकिल भी इफेक्ट हो रहा है कि जल्दी बच्चा सो नहीं रहा। अगर घर में ये आदत है कि भाई 10-11 बजे तक जाग रहे हैं तो अगले दिन जाहिर सी बात है बच्चा फ्रेश नहीं होगा। एकदम ग्रोथ स्पर्ट आता है, कद बड़ा हो रहा है तो आपका वेट ड्रॉप होता है, रंगत में फर्क आता है, इससे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इस वक्त क्या करना चाहिए? इन्फेक्शंस बहुत कैच करने लग जाते हैं, इन्फेक्शंस बहुत, बिकॉज एक्सपोजर है ना, एक के साथ बच्चे के साथ क्लास में लाइक अगर 10 भी हैं तो वो सारे एक्सपोज हो रहे हैं एक दूसरे से, फिर हैंड वॉशिंग, मिट्टी में खेल रहा है, घर में तो वो अपने उस एरिया में ही है। अच्छा, दूसरे ये होता है कि जो आप स्लीप की बात कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जो रात को 9 o'clock से 6 o'clock तक जो सुबह टाइम होता है, दैट्स द मैक्सिमम जिसमें आपकी बच्चे की हाइट ग्रो करती है। ठीक है, अब हमारे क्या होता है, लेट्स होते हैं और फिर सुबह लेट उठते हैं, तो ब्रेकफास्ट का टाइम मिस हो गया, बच्चा फ्रेश नहीं हुआ और उसने अपना वो जो ग्रोथ का टाइम था ना जिसमें उसकी हाइट मैक्सिमम ग्रो करनी थी वो ख़त्म, वो उसने मिस कर दिया, मिस आउट कर दिया। अब ये चीज़ जो है वो फिर अफेक्ट करती है, तो क्या होता है बच्चे लेथार्जिक हो जाते हैं, स्पेशली जब ब्रेकफास्ट नहीं लेते ना तो पूरा दिन स्कूल में भी ड्राउजी रहते हैं एंड उनकी इम्यूनिटी नेचुरली कम हो जाती है, बिकॉज ब्रेकफास्ट फर्स्ट मील जो है ना वो आपको पुश देता है पूरे दिन की एनर्जी के लिए। तो क्या होता है जब एक इन्फेक्शन जो कैच नहीं भी करनी थी वो भी कैच कर लेता है। एंड मेरे पास आते हैं पेरेंट्स की कुछ नहीं खाता, फिर पूछती हूँ कि रात को कितने बजे सो रहा है, 11 बजे सो रहा है, 12 बजे सो रहा है, कुछ तो ऐसे कहते हैं कि हम सो जाते हैं, बच्चा बैठा होता है। सो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आपके जितने स्कूल गोइंग बच्चे हैं दे शुड स्टार्ट वाइंडिंग अप, उनका स्क्रीन टाइम खत्म हो जाना चाहिए 6:30-7 बजे तक, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव हुआ होता है। अगर आप 7 बजे 6:30 बजे आप उसका स्क्रीन टाइम ऑफ करेंगे तब उसको 8-8:30 तक नींद आएगी एंड दैट इज हेल्दी वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि अगले सुबह 8 बजे तक उसको स्कूल में और रात को मील जो है ना वो भी अर्ली, बिकॉज देखिए हाई शुगर्स जो होती है, आपको पता है शुगर रश हो जाता है, उसमें बच्चा एक्टिव हो जाता है, ब्रेन एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा इवन अगर उसने प्रॉपर हेल्दी मील भी ली है, उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट होने का टाइम, इतना टाइम मिले कि उसकी जो सर्कुलेशन ऑफ दिस ब्रेन है वो सही हो, वो स्ट्रेस से निकले और जाके सो जाए। हम लोग क्या करते हैं, लेट खाना, डिनर देर से किया, जल्दी जल्दी खिलाया और फिर उसको कहते हैं बच्चे को जाके सो जाए। अब वो ये सारा पैटर्न खराब हो जाता है, उसके आप बचपन से ही ये बुरी आदतें डाल रहे हैं एंड दैट्स व्हाई। यानी मैंने नहीं देखा हमारे यहाँ ना बच्चे को उठाए इस हिसाब से जाता है कि उसने जल्दी से मुंह धोना है, जल्दी से नाश्ता करना है, उसके बाद जल्दी से आप सोचें कि वो जो होली आवर है जब बच्चे की पूरे दिन की एक तरह से बुनियाद पड़ रही है, इफ़ यू रश इट देन दैट्स द वे इट्स गोइंग टू बी। अच्छा जी, अब अगला सवाल उन लोगों के हवाले से जिनके पास मसला ज़रा उलट है, यानी बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया एंड यू आर टेलिंग मी, आप एक अभी एक क्लाइंट, एक पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ी है, वज़न 58 किलो उस पर पहुँचा हुआ था और डाइट हैबिट्स वर कंप्लीटली ऑफ द चार्ट। इतने इस एज के 11 स्पेशली 10 to 14 ईयर्स की जो बच्चे हैं ना, इवन मेल लड़के भी और लड़कियां भी, हाइट रुकी हुई है और वेट ज़्यादा होता जा रहा है। इवन यहाँ तक कि 80 kgs तक मैंने एक बच्ची देखी थी एंड शी वॉज नॉट विलिंग टू डाइट। और फिर मतलब उसकी वजह से उसके घर वालों सब ने मुझसे चीज़ें डाइट प्लान्स लिए कि हम सारे करेंगे, उसको मोटिवेट करने, बट शी वाज नॉट विलिंग बिकॉज एक्सपोजर ऐसा ना कि मैं तो बर्गर भी खाऊंगी, मैं तो चाय भी पीऊंगी मीठी वाली, मैं ये चीज़ भी खाऊंगी, मैं पराठा भी खाऊँ। आपको उसने हैबिट ही नहीं डेवलप। मैं उसकी मदद कहा शुरू में जब आप टेम्प्ट कर रहे होते हैं ना तो आप उसको बड़ा बता कर रिझा कर कहते हैं ओ बड़ा यमी पराठा है, देखो तुम इसके साथ खा सकते हो। अब जब बच्चे की आदत हो गई तो उसके लिए उसको रिस्ट्रेन करना, रेजिस्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा आप समझती हैं कि बच्चे जब कभी कभार ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं, देयर आर अंडरलाइंग इमोशनल इश्यूज एज वेल। जब बच्चे को वैसे वो वार्मथ, वो अटेंशन, वो प्यार नहीं मिल रहा तो ये उसका कोपिंग मैकेनिज्म भी होता है। बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है। देखो पेरेंट्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं, या कोई भी इशू चल रहा है, फाइनेंशियल इशूज है, इन लॉज के साथ कोई इशू चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या पेरेंट्स क्या करते हैं, वो अपने जो है ना प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने लगते हैं। बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जो टीवी देखो, मोबाइल पे जस्ट गो एंड प्ले। बच्चा अगर टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो आपने कहा कि बर्गर मंगा दो, खा लो जल्दी से। अच्छा वो इफ ही इज लाइक इंसिस्टिंग कि मुझे ये खाना है, तो हम उसको फोकस नहीं करेंगे, उससे बात करें अच्छा तुम ये खा लो, ऑप्शंस नहीं देंगे बिकॉज इतना बिजी है या अपने इतने स्ट्रेस में है, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है जाओ दैट्स द रीजन। फिर क्या होता है उसको पता चल गया एक तरीके से, बच्चों को भी अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस लेवल पर इमोशनली ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, विल थ्रो टैंट्रम और हमारी बात मानी जाएगी, हम रोएंगे ये हो जाएगा, हम पीछे नैग करेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो यही पे स्टार्ट हो जाता है, साइकिल बन जाता है। एंड चिल्ड्रन कीप ऑन डूइंग दैट, और फिर वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप मना करें, रोके, वो नहीं सुनते फिर। सही। तो वो उसके लिए प्रॉपर काउंसलिंग
आई डू रेफर, अगर मेरे पास कोई इस तरह का बच्चा आता है तो आई डू रेफर कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। मुझे बताएं काउंसलिंग में हाउ डज इट वर्क? यानी मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये बड़ा catch-22 है। पहले जाहिर सी बात है जो हमारी अपेयरेंस है, अगर बच्चे का ओबेसिटी है तो बहुत सारी हेल्थ कंडीशन, ये भी जो केस का हम डिस्कस कर रहे थे, आई वाज सरप्राइज्ड टू नो कि एक छोटा बच्चा है जिसकी हाइट रुकी हुई है, उसका ब्लड प्रेशर वाज 140/90, यानी एक बूढ़े शख्स का जहाँ जो अंदर का हालात होते हैं वो वैसा यानी ब्लड लेवल्स पे वो ऑपरेट कर रहा था। सो माय क्वेश्चन इज कि एक तो वजन बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी वो अपने बारे में इनकॉन्फिडेंट होगा या कोई और इश्यूज होंगे। जब आप उसको रोक कर टोक कर अगर आपने इसको सेंसिटिवली हैंडल नहीं किया तो आप उसकी पर्सनालिटी को मजीद यानी बॉडी शेमिंग के थ्रू और अदर चीज़ों के थ्रू आप उसको मजीद डैमेज कर सकते हैं। तो कैसे करना चाहिए हैंडल ऐसे बच्चों को? एक तो मैं जिनको रेफर करती हूँ बहुत चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर होते हैं, लेकिन मैं अगर मेरे पास कोई जैसे आता है और वो मुझसे बात करे तो आई डू ट्राई टू टेल कि अब देखो एक 11-12 साल के बच्चे को इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई इशू है, तो आई टेल देम कि आपके पेरेंट्स की वजह से वे नॉट फॉर जो हेल्थ इश्यूज हैं, ये है, फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे सारे। मोस्टली चिल्ड्रन डू अंडरस्टैंड। मैं ये देखा कि जिनका इमोशनल इशू होता है ना, उनसे बात करके काफ़ी इशू सॉल्व हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, अगर आप बच्चे को हेल्थ के पास लेके जा रहे हैं, जैसे इफ़ यू गोइंग टू समबडी लाइक डॉक्टर अरीज, डाइट कंसल्टेंट या अ साइकोलॉजिस्ट, पहले ही बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एहसास होगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, आई एम नॉट गुड इनफ। तो आपको उस चीज़ को पैसिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज एवरीथिंग दैट यू डूइंग, चाहे आप उसकी हेल्थ वाइज कर रहे हो, पेरेंट्स वाइज कर रहे हो, उसकी वेलबींग के लिए कर रहे हो, इट विल ऑलवेज लीव अ स्कार, जो कि बहुत मुश्किल होगा। यू हैव टू फोकस ऑन गुड पॉइंट्स ना, उसको बताना पड़ता है यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, आप कर सकते हो, यू हैव टू मोटिवेट करना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज यहाँ मौजूद होने का। वेरी की सब्जेक्ट्स बच्चों की जो डाइट हैबिट्स हैं, देयर रिलेशनशिप विद फूड, बेसिकली कि आपका खाने पीने से और अपनी ज़िंदगी के साथ क्या रिश्ता है, हाउ डू यू लुक एट इट। जिस तरह कहा जाता था ना, सम पीपल ईट टू लिव एंड अदर्स लिव टू ईट, तो ये इक्वेशन सही करने की ज़रूरत है। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, आई विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान से में, और इस सेगमेंट में ऑफ कोर्स हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन लोगों से जिनके हौसले बुलंद हैं। आज आपकी मुलाकात कराते हैं सहर सईद से, जिनका कद इतना ऊंचा नहीं, लेकिन उनके हौसले और उनके ख्वाब बहुत कदावर हैं। शी इज़ अ जर्नलिस्ट, अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, और अपनी कहानी और अपनी नज़र से जिस तरह वो दुनिया को देखती हैं वो सबके सामने रखती हैं। थैंक यू सो मच सहर फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। सबसे पहले आपको एक तरह से हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे, इनकरेज करना चाहेंगे। बहुत हिम्मत चाहिए होती है टू कंटिन्यू योर पैशंस। मुझे ये बताइएगा, इसमें सबसे अहम आपके लिए किरदार किसने अदा किया? आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स जो हमेशा आपकी हिम्मत को बढ़ाता रहा हो? मुझे सबसे ज़्यादा हिम्मत और कॉन्फिडेंस की, जैसे आपने बात की, तो वो मुझे मेरे घर वालों ने दिया, मेरी फैमिली ने दिया। मेरे तमाम रिलेटिव्स जो बहुत ही मतलब मेरे साथ सपोर्टिव रहे हमेशा। मेरे बहन भाई थे, मेरे मतलब माँ बाप थे, वालिदैन थे, जिन्होंने मुझे हर कदम पे मजबूत रखा और उन्होंने कहा कि तुम कर सकती हो। ये जो कर सकती हो वाला लफ्ज़ होता है ना, कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, ये हमें पता ही नहीं है। और इसके ऊपर मैं चलती गई और अल्लाह ताला मुझे कामयाबियत देता रहा। मेरे लिए मंजिलें आसान होती गई, रास्ते खुलते गए और मैंने अपनी मंजिल को पा लिया। जो ख्वाब मैंने देखा था कि मुझे जर्नलिस्ट बनना है और मुझे एक ऐसी फील्ड में जाना है जिसका टैलेंट मेरे पास बचपन से था, और क्योंकि मैं नर्सरी क्लास में थी तो मैंने पार्ट लिया एक टैबलो में, और उसके बाद चल सो चल मेरी आवाज़ अच्छी थी। मैंने फिर जितने भी मिली नगमे होते थे या कोई भी जो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कहीं भी कोई पार्ट लेना पड़ता था तो मैं बहुत आगे बढ़कर पार्ट लेती थी, क्योंकि मेरे टीचर्स की सपोर्ट, मेरे वालिदैन की सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहती थी, और मेरे दोस्तों की सपोर्ट जो मुझे हमेशा मेरे साथ मुझे पंप करते थे, करो करो करो। और ये जो कॉन्फिडेंस और ये जो एक बहुत बाहिम्मत खातून आपको नज़र आती है, जो बहुत हिम्मत के साथ लोगों को फेस करती है और काम करती है, वो इतना आसान नहीं था, वो इन लोगों की वजह से था। और मैं ये कहूँगी कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव बिहेवियर्स नहीं देखे, मैंने नेगेटिव बिहेवियर्स भी देखे हैं। नेगेटिव बिहेवियर्स ने ही मुझे बताया कि क्या सही है और क्या गलत है, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे नेगेटिविटी से देखा, क्योंकि अगर वो मुझे ना देखते तो मुझे कैसे समझ आती कि मैंने अपनी इज्जत कैसे करवानी है।
सर इसके अलावा मुश्किलात आई, यानी एक चीज़ होती है कि आपका हौसला बुलंद हो, आपके जहन में ख्याल हो कि जी मैंने अपने ख्वाब को पूरा करना है, अपनी इस डिफरेंटली एबल्ड होने को या अपनी जिसामत को, अपने कद को, अपने ख्वाबों के आगे हायल नहीं होने देना। लेकिन मुश्किलात आपने किस तरह की फ़ेस की जब आप इस हौसले के साथ आगे बढ़ी? कोई भी इंसान हो, चाहे वो नॉर्मल हो या डिसेबल हो या फिजिकल इशू, कोई भी किस्म का इशू उसके साथ हो, तो उसको हमेशा अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ थोड़ा मुख्तलिफ सीन था, बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे और लोग हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती है, पहले अपने आप को मनवाना पड़ता है। उनके साथ एक मसला होता है कि उन अक्सर औक़ात उनके घर वाले और उनकी फैमिली वाले उन्हें कबूल नहीं कर पाते, ठीक है। और मैंने ऐसा कोई मसला नहीं देखा, लेकिन मेरी उनसे थोड़ी कंप्लेन है। आपको मालूम ही नहीं है कि अगर आपके साथ, आपके पास आपका कोई ऐसा बच्चा है, आपका कोई बहन भाई है, या आपके इर्द गिर्द सोसाइटी में कोई ऐसा किरदार है जिसके पास किसी भी किस्म के फ़िज़िकल इशू है उसको, तो आपको मालूम ही नहीं कि अल्लाह ने उसको कितना बड़ा टैलेंट दिया। अल्लाह ने उसके अंदर एक छुपा हुआ उसको टैलेंट दिया हुआ है, और उस छुपे हुए टैलेंट को आपने पॉलिश करना है, आपने रेस करके उसको निकालना है। और ये निकालने का अल्लाह ताला ने आपको अजर दे दिया है कि आप इस काम को करें। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक मुफ्त का सवाब है कि जिसको आप कमा सकते हैं एक ऐसे बंदे के साथ, चाहे वो आपका बेटा है, बेटी है, चाहे वो आपका बहन है, भाई है, या आपके मोहल्ले में रहता है, या आपके इर्द गिर्द कहीं भी कोई ऐसा शख्स है जिसको फिज़िकल चैलेंज है, जो सोसाइटी में मूव करने के लिए मुश्किल उसको पेश आ रही है, तो आप उसके उस टैलेंट को निकालें जो किसी और के पास नहीं है। हम लोग हमेशा एक यूनिक चीज़ अपने पास रखते हैं और उसको लेके हम आगे चलते हैं, और ये मेरे घर वालों ने मुझ में तराशा। आपका काम है सोसाइटी का और उन लोगों का जो लोग इस मामले में थोड़े परेशान हैं कि उनके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम क्यों है, उनका काम है कि वो उसको अच्छे तरीके से पॉलिश करें। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी अपनी बरादरी से एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे जैसे लोग हैं या किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी में वो मुब्तला है, कि आप स्पेस देने का सोचें। देखें, आपके बहन भाइयों की अपनी ज़िंदगी है, उनका एक अपना, अब आगे से कह लें, उनका एक अपना मुस्तकबिल है, उन्होंने उसको देखना है। आप अपने, जब तक वो आपके साथ है और आपका साथ दे रहे हैं, तो आपके पास वो वक्त है, उस वक्त को जीतने की कोशिश करें अपने अच्छे इखलाक से, अपनी मोहब्बत से। और अगर वो आपके साथ अच्छा ताउन करते हैं तो उस ताउन में को फ़ायदा उठाएं। आप अपनी तालीम मुकम्मल करें, तालीम मुकम्मल जब करेंगे तो आप जॉब करेंगे, आप लोग दुनिया को एक दूसरे अंदाज में देखेंगे। अपने घर वालों पे बोझ मत बने और उनको कभी ये मत कहें कि आप हमारे साथ अच्छे नहीं हैं। हमेशा आपके घर वाले आपके साथ अच्छे ही होते हैं, कभी बुरे नहीं होते। बस अपने बिहेवियर से, अपने मुस्बत बिहेवियर से अपने घर वालों को आमादा करें कि हम ऐसे हैं, लेकिन वो आपके साथ खुश हों, बजाय कि वो आपसे परेशान हो। सर, मीडिया के बारे में क्या कहेंगी? अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, इसके बावजूद हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, कोई मौका हमारे लिए, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही। आप इस वक्त एक मीडिया चैनल के साथ काम कर रही हैं एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, इसके अलावा एक मॉर्निंग शो का सेगमेंट भी होस्ट करती हैं, तो ये रास्ता, ये सफ़र कितना आसान या मुश्किल था? सिद्रा, इतना आसान नहीं था इस फील्ड में आना, क्योंकि आपको पता है कि जिस फील्ड से हम ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर खूबसूरत चेहरों की जगह है, और मेरा पास खूबसूरत चेहरा तो नहीं था, लेकिन मेरे पास टैलेंट था, और मुझे उम्मीद थी कि मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी नौकरी हासिल करने में, या कह लें कि जब मैंने तालीम मुकम्मल की और मेरे अंदर एक जो बड़ा करेज था कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, और उस करेज ने मुझे इतनी हिम्मत, मतलब मेरे अंदर वो थी कि मैं कर गई। और मैंने जिस इंस्टीट्यूट से मैंने मास्टर्स किया उसी इंस्टीट्यूट का एक न्यूज़पेपर आया। मुझे न्यूज़पेपर से अपने करियर को स्टार्ट करना था, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं राइटिंग के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करूं, तो मैंने न्यूज़पेपर से के लिए अपने करियर का आगाज़ किया। फिर मैं एज ए कंटेंट राइटर उसी न्यूज़पेपर के एक चैनल में जॉब मिली, और फिर कंटेंट राइटर से अब मैं मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट के तौर पे वहाँ पर ही काम कर रही हूँ। उसी दौरान जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, दो जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं, एक मैंने मॉर्निंग शो होस्ट किया, वो एज ए को होस्ट मैं मरियम फरहान के साथ तो हम बैठी, और हमने उसमें मेरा जो काम था वो था एज ए सोशल मीडिया एक्सपर्ट। मैं जितनी भी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ होती थी या कोई अपडेट आती थी अबाउट सोशल मीडिया, मैं उसको डिस्कस करती थी प्रोग्राम में। तो वो एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और सेकंड एक्सपीरियंस मेरे पास क्या है कि मैंने यूएस का अपना स्कॉलरशिप फेलोशिप गेन किया, जर्नलिस्ट प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम था, उसके मुझे अमेरिका जाने
जाने का मौका मिला, वहाँ जाके लोगों से मिले हम, मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ। दे वर वेरी शॉक टू सी मी कि यार ये लड़की जो एक जर्नलिस्ट है, 5 साल का उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस था और मैंने बहुत कुछ किया हुआ था फील्ड में, और वो हैरान हो रहे थे मुझे देख के। लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यार ये मेरी 2 बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरे लिए फील्ड में आना मुश्किल था, लेकिन मैंने जगह बनाई। तो और उससे मैंने ये सीखा कि आप कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छे लोग आपको मिलते जाते हैं। बस आप खुद मुस्बत सोच के मालिक हो तो अल्लाह में आपको कभी भी मनफी सोच के लोगों से नहीं मिलवाता। अच्छा, काश हमारी ज़िंदगी और हमारे जज्बात एक सीधी लिनियर लाइन में चल रहे होते, लेकिन जब आप इतने हौसले से अज़म के साथ आगे बढ़ते भी हैं तब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई चीज़ें आपको नागवार गुजरती हैं, आपको स्ट्रेस में ले आती हैं। अगर आप कभी मायूस फील करें या डिप्रेशन आपको फील हो तो क्या करती हैं अपने आप को दोबारा पुरअज़म बनाने के लिए? देखिए, डिप्रेस कौन नहीं होता। हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, इवन कहीं की भी बात कर लें तो वहाँ तो हर नॉर्मल इंसान भी डिप्रेस है। और मैं, क्योंकि मेरे साथ एक बिल्कुल मुख्तलिफ केस था, मेरे बहन भाई नॉर्मल थे और मेरे इर्द गिर्द में तमाम लोग बिल्कुल नॉर्मल हाइट रखते थे और वो एक मतवाज़न ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे लिए मुश्किल ये था कि जाहिर सी बात है कि मैं जब लोगों को फेस करती थी, लोग मुझ पर हंसते थे, मुझ पर तनकीद करते थे, या क्योंकि मैं समझती हूँ कि उनको इतना शऊर नहीं था तो जो इसकी वजह से ऐसे करते थे, या जिनको बाद में समझ आना शुरू हो गई कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो मैं किस तरह से अपने आप को मैंने इस मंजिल तक पहुंचाया और मैंने अपने आप को किस तरह से खुद मोटिवेट किया, वो ये था कि मैंने अपने से नीचे लोगों को देखना शुरू किया। मैंने उन लोगों को देखना शुरू किया जिनके पास बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिनके पास मेरे जैसे पेरेंट्स नहीं थे, जिनके पास मेरे जैसे बहन भाई नहीं थे जो उनको सपोर्ट करते, जिनके पास मेरे जैसे दोस्त नहीं थे। मुझे उस वक्त जब मैं उनको देखती थी और फिर अपने आप को देखती थी तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत तरीन खातून समझती थी। और मैंने देखा कि मेरे साथ वो सब ऐसे लोग, अच्छे लोग मुझे मिले आके कि मेरे बहन भाई, मेरे कज़न्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दूसरे लोग उसका ख्वाब देखते थे देखने का कि हम भी उनसे जाके मिलें, लेकिन उनके पास वो था नहीं, कह लें कि वो टैलेंट नहीं था जो मेरे पास था। तो हमेशा चीज़ें मुझे मोटिवेट करती गई और वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते गए। इतना एक बेहतरीन, मैं कहती हूँ कि मैंने अपना टेन्योर गुजारा कि जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। डिप्रेशन होता है लेकिन उसको मैं बहुत जल्द अल्लाह ताला के ऊपर छोड़कर वो खुद ही रिमूव हो जाता है किसी ना किसी वक्त में। सहर, अभी तक का आपका सफ़र हमारे तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर ये याद दिलाता है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आपका हौसला हो, आपकी हिम्मत हो, ख्वाब हो तो आप उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल यही करना चाहूँगी कि अब फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? वेयर डू यू सी योर सेल्फ गोइंग फॉरवर्ड? अगले 10 साल में, 20 साल में अपने लिए कोई ख़ास जगह तस्वुर की है जहाँ तक आपने पहुँचना है? मुझे ये लगता है कि मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मेरे बाद ऐसे बच्चे होंगे, खुदा ना करे कि ऐसे बच्चे आए दोबारा कभी किसी के भी पैदा हो, लेकिन एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है और उसमें हर किस्म के लोगों को उसने पैदा करना है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में या हमारे हुकूमतों को इसके ऊपर वर्किंग ज़रूर करनी चाहिए। कुछ ऐसे इदारे कायम करें, पेरेंट्स को बुलाएं, लोगों को बुलाएं, उनको अवेयरनेस दें, बताएं कि आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं, इनको बजाय आप डीमोटिवेट करें, आप इनका मजाक उड़ाएं, आप इनको किसी भी किस्म का तज़हीक का निशाना बनाएं, आप इनको एजुकेशन दें, आप इनके लिए काम करें, आप इनको बताएं, इनको गाइड करें कि कौन से, अगर कोई व्हील चेयर पर है, अगर कोई छोटे कद का है, अगर कोई जिस्मानी मजदूरी का शिकार है तो उसके लिए किस किस्म के करियर्स हैं जो उसको चूज़ करने चाहिए और जो उसको चूज़ नहीं करने चाहिए। जब अवेयरनेस आ जाएगी, जब हुकूमती सतह पर अवेयरनेस दी जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कल को ये मसला, ये सवाल भी रह जाएगा कि उन लोगों का क्या किया जाए जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपका मोरल डाउन करते हैं। जब उनको ये बात समझ आ जाएगी कि दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, काले सफ़ेद, इसी तरह छोटे कद के, बड़े कद के, एक टांग वाले, 2 बाजुओं वाले या 2 बाजुओं वाले नहीं भी, ऐसी हर किस्म के लोग हैं आपको नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उस दिन ये सारे मामला सेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सहर फॉर बीइंग हियर विद अस, और अल्लाह ताला आपकी तमाम मंजिलों को आसान करे। जो ख्वाब आपने अपने लिए देखे, हो सकता है दैट्स अ स्मॉल पोर्शन ऑफ व्हाट अल्लाह हैज़ थॉट फॉर यू। सो इंशाल्लाह ताला विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत अहम है क्योंकि इस बारे में हम बात नहीं करते। आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि हमारे किसी जानने वाले के घर में अगर किसी बिलावट का इंतकाल हो जाता है तो हमारी हमदर्दी, हमारी सिंपैथी उस शख्स के साथ होती है। हम उसको थोड़ा वक्त और थोड़ा स्पेस भी देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जब हमारे यहाँ किसी रिश्ते को इसी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता है या वो ख़त्म हो जाता है तो वही सेंसिटिविटी, वही एहसास हम नहीं दिखाते। मिसाल के तौर पे अगर किसी की डिवोर्स हो जाए या किसी की मंगनी टूट जाए या अगर वो रिलेशनशिप एक अंडरस्टैंडिंग की हद तक था वो ख़त्म हो जाए, वी आर नॉट एज अंडरस्टैंडिंग। और यही वजह है कि जो शख्स इस तकलीफ़ से गुजर रहा होता है वो अपने आप को बहुत तन्हा महसूस करता है। सवाल ये है कि क्या इस तकलीफ़ को तकलीफ़ दे और बनाने में हमारा अपना किरदार होता है? उस वक्त देयर सो मेनी ह्यूमन इमोशंस जिससे हम गुजर रहे होते हैं। हमें गुस्सा भी है, ये एहसास भी है, वी आर फीलिंग लेट डाउन, वी आर फीलिंग रिजेक्टेड। कभी कभार आप सिचुएशंस को दोबारा अपने जहन में प्ले कर रहे होते हैं। इनफैक्ट ह्यूमन एवोल्यूशन के हवाले से कहा जाता है कि अगर आप पुराने ज़माने में देखें, आप ट्राइब्स में रहते थे, कबीलों में रहते थे, और आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इतना हार्श होता था कि अगर आप अपने साथ जो कुनबा है, जो कबीला है, उससे बिछड़ जाएं तो बहुत मुमकिन है कि आप मर सकते थे। बिकॉज कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल, या तो कोई जानवर, कोई दरिंदा आपको खा जाता, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस होता है और आप उसको सर्वाइव नहीं कर सकते। यही कुछ आपके जहन में उस वक्त होता है जब आप एक सिचुएशन की कंफर्ट जोन में होते हैं, एक रिश्ते की, एक शादी की, एक एनवायरनमेंट की आपको आदत हो जाती है। एंड सडनली जब वो चीज़ ख़त्म होती है तो अपने आप को आप उतना ही तन्हा, उतना ही पावरलेस महसूस कर रहे होते हैं। एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट। इसके ऊपर एक स्टडी कंडक्ट की गई, किसी रिश्ते का ख़त्म हो जाना हमारे लिए उतना ही तकलीफ़देह होता है जैसे किसी असल शख्स की डेथ वाक़ई हो गई हो। तो अपने साथ थोड़ा सा कंपैशन की ज़रूरत है, इसको अपने जहन को रीफ्रेम करने की ज़रूरत है, और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, और इसमें ख़ास तौर पे एक मिथ जो हमने ख़त्म करनी है वो ये कि हम अक्सर कहते हैं कि जी वक्त सबसे बड़ा मरहम है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बड़े से बड़ा सानेहा अगर हो जाता है, किसी की डिवोर्स होती है, बिट्रेयल होता है, तो हम उसको ये दिलासा दे रहे होते हैं वक्त तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन ये कितना मुश्किल है और कितना ख़तरनाक है किसी को ये कहना, इस पे आज बात करनी ज़रूरी है। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर वजाहत, एंड वी हैड बीन मीनिंग टू डू दिस सब्जेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच वजाहत फॉर बीइंग हियर, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे इमोशंस आपस में कॉम्प्लिकेट हुए हुए हैं कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं कमल सिद्दीक, यू आर अ कंसल्टेंट, 12 साल का आपका तजुर्बा है। और वही जो हम बात करें ना कि दो बड़े इंपॉर्टेंट खाने या डब्बे होते हैं हमारी लाइफ में, एक हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड एक ऑफ कोर्स हमारा वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट में कितनी सपोर्ट हमें हासिल है जब आप अपने पीक पे नहीं हैं, आपकी इमोशनल वेलबींग इतनी अच्छी नहीं है, क्या लोग आपको अंडरस्टैंड भी करते हैं नहीं? सो थैंक यू सो मच कमल फॉर बीइंग हियर। वजाहत, अगर बात शुरू की जाए इस बात से, शादी या किसी भी रिश्ते को जब इंसान शुरू करता है तो सोचता ये है कि नाउ दिस इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, पूरी ज़िंदगी हम साथ रहेंगे। जब किसी भी वजह से ये उसकी थेरी, ये उसका ख्वाब चैलेंज होता है या टूटता है तो तकलीफ़ होना लाजमी है। लेकिन हम अक्सर दूसरे शख्स को ज़रूरत से ज़्यादा ब्लेम करते हैं, आपके ख्याल में? देखिए, इंसानी जो दिमाग है वो हमेशा ऐसा ही है कि डिफेंस मैकेनिज़्म से काम करता है। हम अगर चीज़ों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लें तो हम अपने आप को सज़ा देना शुरू कर दें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम सबसे पहले ये बोल दें कि सारी गलती मेरी है, तो बहुत से लोग हैं जो सुसाइड भी कर सकते हैं इस डिप्रेशन से कि हम तो गलती कर नहीं सकते थे, हमसे गलती हुई कैसे। तो अल्लाह ताला ने दिमाग को ऐसा शॉक एब्जॉर्बर की तरह बनाया है कि वो उस सिलसिले से गुजरता हुआ पहुंचता है एक्सेप्टेंस के ऊपर कि जब अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने गिलास तोड़ दिया, खुद ब खुद निकलता है मुझसे गिलास टूट गया। उसमें भी ये एक मैसेज होता है कि मैं तोड़ना नहीं चाह रहा था, मुझसे टूट गया, तो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने के लिए रखता है। इसी तरह अगर कोई ब्रेकअप होता है या कोई ना कोई, आप ब्रेकअप में तो फिर भी लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो वो भी ये डायरेक्ट नहीं कहते कि हमसे कुछ गलती हो या नहीं हुई, लेकिन वो ब्लेम कर रहे होते हैं कि हम किसी और ओपिनियन दिखा देते या कुछ कर लेते या अपने आप को कहते हैं कि हमने अपने तरीके से सब कुछ किया। हाँ जी, We tried our best। हाँ, हम सबसे पहले यही कहते हैं। हाँ। तो एक सिलसिला है जहाँ पे सबसे पहले अपने आप को इंसान डिफेंड करता है, जिसको हम डिनाइल से भी जोड़ सकते हैं,
रैशनलाइज भी कर सकते हैं और हल्के आम हल्के। तस्वुर ये है जो हम स्टीरियोटाइप करते हैं कि रिश्ता ख़त्म होने की तकलीफ, या तो एक माशरा हमारा ऐसा है कि सिंपथीज खातून के साथ होती हैं, मर्द को हमेशा एक जालिम जाबिर कि भाई इसने चक्कर चलाया, इसने दूसरी शादी कर ली, इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी को नहीं निभाया। खातून को सिंपथी ज़्यादा मिलती है, लेकिन क्या रिश्ते ख़त्म होने की जो तकलीफ़ है उससे मर्द हजरात भी उतनी इंटेंसिटी से गुजरते हैं? बेशक। मैं आपको बताऊं कि औरत की जेंडर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें वो एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा है, वो ज़्यादा बात करती हैं, ज़्यादा रो लेती हैं, ज़्यादा डिस्कस कर लेती हैं, तो कैथारसिस भी उनका ऑटोमेटिकली हो जाता है और चार तसल्ली थेरेपी भी मिल जाती है और वो उस लेवल से आगे की तरफ जाना शुरू कर देती हैं, पहुँचती तो नहीं है। मर्द का एक अपना मिजाज है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर अपना रोना रोए, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, वो इंट्रोवर्ट है। मेल ईगो भी आगे आ जाती है, उसको बताया जाता है कि तुम कमज़ोर नहीं हो सकते। कमज़ोर, ये मैं यहीं पे आ रहा था। और फिर अगला चैप्टर ये है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो कुछ नहीं हो सकता, मर्द बनो, तुम ऐसे हो, बहादुर बनो, तुम्हें तो घर के लोगों का ख्याल करना है। क्योंकि जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी तो मैं सब चीज़ों से गुजरा था, मेरी भी ज़िंदगी में 4 ऐसी चीज़ें आई हैं जो पूरे ग्रीफ के ब्रिज से मैं गुजरा, तो मैं अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपार्ट फ्रॉम माई डॉक्टरी। तो आई थिंक मर्द को मरहम लगाने के लिए कोई टेक्निकल तरीका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि वक्त उसका मरहम हो, क्योंकि वक्त मरहम नहीं लगाता, वक्त दाग छोड़ जाता है। लेकिन बहुत तेज़ी से लोग जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कवल आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि कोई भी लाइफ की अगर डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और ख़ास तौर पे आज हम क्योंकि ब्रेकअप्स की बात कर रहे हैं, आपने अपने तजुर्बे में कैसे देखा कि वर्क लाइफ में, बिकॉज आप HR के शोबे से 12 साल मुंसलिक रही हैं, काम पे क्या फ़र्क पड़ता है? मर्द अपने आप को काम में बहुत ज़्यादा बिजी कर लेते हैं, ख़वातीन काम कर पाती हैं या मेंटली डिस्ट्रैक्टेड होती हैं? क्या बतौर HR या उनके कॉलीग के हम ये भांप भी पाते हैं कि इस बंदे के सर में या दिमाग में या सोच में क्या चल रहा है इस वक्त? नहीं, बेसिकली हम लोग रह रहे हैं ईस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है, ईस्टर्न सोसाइटी है हमारी। हमारे यहाँ अगर आदमी जो है बेसिकली वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक्सट्रोवर्ट होता है, तो ये इसके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से ही आदमी को एक तरीके से जो है ग्रूम इस तरह से किया जाता है कि उसको अपनी जो वीकनेस है या वो है वो ज़्यादा शो नहीं करनी। और लेडीज़ जो है जनरली जो वो है वो ज़्यादा डिस्कस कर लेती हैं, वो फ्रेंड से बात कर लेती हैं, लेकिन वर्क प्लेस के ऊपर जो है लेडीज़ वो फिर भी बहुत डिस्टर्ब रहती है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है और उनकी बेसिकली प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है और उनके रिलेशनशिप सही नहीं रहते हैं। तो इस वजह से जो है लेडीज़ जो है वो ज़रा हम जहाँ पे रह रहे हैं वो बचपन से इतना हम लोगों ने कि लेडीज़ है तो उनकी केयर करनी है, गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, तो वो उसी अचानक से आपको अनप्रोटेक्टेड भी फील, एक आइडेंटिटी की आपको आदत हो गई है, आपकी शिनाख्त है वो कि मैं मिसेस सो एंड सो हूँ। अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है, नो मैटर आप कितनी ही अकम्प्लिश प्रोफेशनल क्यों नहीं है, एक धचका खातून को फौरन लगता है। डेफिनेटली इमोशनल वाइज भी, और बेसिकली उसे बाहर निकल के 10 लोगों को जवाब देना है। इनडायरेक्टली लोग क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल एक अनमैरिड लड़की से जब क्वेश्चन बाहर आप निकलते हैं, आप मैरिड हैं, एक जब पूछते हैं, तो जब एक मैरिड है मतलब जो है तो उससे भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन लोग पूछते हैं, चाहे ऑफिस हो चाहे बाहर हो चाहे कुछ भी हो। सोच का है हमारी। आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल करते हैं, एक अपने अंदर का खौफ कि अब मुझसे सवाल किया जाएगा बनिस्बत वर्सेस अदर पीपल्स बिहेवियर के, वाकई उनके रवैये में कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, ये कितना सच है और कितना हमारी जहन की अपनी एक पैदावार है? देखिए, रहे तो हम इसी सोसाइटी में रहें, इसी का पार्ट है आप, मतलब डेफिनेटली आप खुद भी सही हो, खुद भी आप कैसा भी सोचें, कुछ भी करें, लेकिन आप रह रहे इसी सोसाइटी में, इसी का पार्ट है। लोग आपसे सवाल सोसाइटी में इसी का पार्ट है, लोग आपसे सवाल करते हैं, और ये डेफिनेटली आप चाहे कहीं पे भी कितने ही आगे बढ़ जाएं, आप कितने ही अचीवमेंट्स आपकी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, स्पेशली फॉर गर्ल्स और वुमेन्स, ये क्वेश्चन जनरली पूछते हैं लोग। अच्छा, मुझे ये इस तरह मैं इसको फ्रेज करूँ कि एक रिश्ते का ख़त्म हो जाना, उसको हम एक पर्सनल फेलियर क्यों समझ लेते हैं? हमें ऐसा लगता है कि शादी की है तो निभानी है, अगर फॉर वट एवर रीज़न शादी नहीं कामयाब हुई तो उसको हम अपना एक वीकनेस, डार्क स्पॉट, चैलेंज, अपनी खामी, अपना फेलियर क्यों समझ लेते हैं? बेसिकली ये 50-50 पार्टनरशिप ही होती है। बाज़ औक़ात हम दोनों तरफ से कमज़ोर होते हैं, बाज़ औक़ात हम एक तरफ से बहुत अच्छे होते हैं और दूसरी तरफ से बहुत बुरे होते हैं, बाज़ औक़ात हम अपनी तरफ से बहुत बुरे होते हैं और सामने वाला बहुत अच्छा होता है। तो हर रिलेशनशिप के टूटने में कोई एक फॉर्मूला नहीं है
हर इंसान का अगर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करें तो अलग अलग फेलियर्स होते हैं। और हम क्योंकि इंसानी जबलत ये है कि मैं तो गलत नहीं था शुरू में, मेरी गलती नहीं थी, दूसरे को ब्लेम करता है, खासतौर पर ख़वातीन की तरफ से ये चीज़ ज़्यादा समझ में आती है कि आपका कसूर इतना नहीं था, आदमी ही बुरा था। क्या आप किसी भी शख्स को मजबूरी, जिम्मेदारी, एहसास के ज़रिए एक रिश्ते में बांध के रख सकते हैं? लाइक मिसाल के तौर पे ख़वातीन का अक्सर ये रोना होता है कि जी मुझे और कोई सपोर्ट तो मिल नहीं रही, मुझे इमोशनल सपोर्ट नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, मोहब्बत नहीं है, लेकिन बच्चों की खातिर मैं बैठी हुई हूँ, ये करना सही है? देखो, मोटिवेशन बुरा नहीं है, लेकिन इसको फिर अच्छे तरीके से करना एक स्किल है। अब ये बैठ के बोलना, जब ये खातून आके मुझे बोलती है ना कि मैं सिर्फ बच्चों के लिए जी रही हूँ, तो मैं उल्टा उनको ये कह देता हूँ कि ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए, बहुत अच्छी बात है आप जी रही है, लेकिन जब आप जी रही हैं तो क्यों नहीं इसमें फ्लेवर्स लेकर आ जाएं। शोहर में ऐसी क्या बुराई है आखिर जो बिल्कुल वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उसी के बच्चे आप पाल रही हैं, तो फिर उसमें बात की जा सकती है। ये अच्छा मोटिवेशन है, लेकिन इसको मजबूरी ना बनाए, क्योंकि जो शख्स बच्चों के लिए जी रहा हो और वो शोहर के साथ या बीवी के साथ करीब ना हो, तो ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं, वो बच्चे मुंह पे खड़े हो जाएंगे 10 साल के बाद। हाँ, अगर आप करनी चाहिए जो ये इस सानहे से, इस तकलीफ से गुजरे हैं, और शायद हो सकता है बहुत हाल ही में उनकी डिवोर्स हुई हो या उसमें 5 साल 10 साल भी गुजर गए हो, उसकी तकलीफ अभी भी बाकी है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीपल जिन्होंने डिवोर्स, रिजेक्शन, ब्रेकअप से गुजरे हैं और उसकी तकलीफ से अभी तक फुली उसको प्रोसेस नहीं कर पाए। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ रिजेक्शन एंड ब्रेकअप्स। अभी ब्रेक पे डॉक्टर वजाहत ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जी जब ब्रेकअप होता है तो ख़वातीन रोती हैं, और जो मर्द हज़रात होते हैं जो छोड़ के जा रहे होते हैं, जो ईगो में होते हैं या अपने आप को बड़ा उस वक्त प्रिंस चार्मिंग समझ रहे होते हैं, उस वक्त मुस्कुरा रहे होते हैं, उनको लगता है कि दुनिया उनके इंतज़ार में बैठी है। लेकिन जब वक्त गुजरता है, हीलिंग हो जाती है, तो ख़वातीन अमूमन ज़्यादा पीसफुल हो जाती हैं, सुकून से हो जाती हैं, और मर्द हज़रात उस पॉइंट को, उस रिलेशनशिप को मिस करते हैं। डॉक्टर बचालू होता है पहले एक मर्द का इंस्टिंक्टिव रिप्लाई वही वाली बात कि अपने आप को मजबूत दिखा रहा होता है, या फॉर ग्रांटेड ले रहा होता है, या उसको लगता है कि दुनिया में बहुत ऑप्शंस हैं। देखिए, मर्द की जो जबिल्लत है, लाइक इंस्टिंक्ट है, उसमें वो बीवी के साथ थोड़ी पाबंदियों से रहता है। ये मुझे लगता है, जो 10 साल की क्लिनिक की है मैंने, लोगों की आगे बातें सुनी, वो थोड़ी पाबंदी में रहता है। टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है, इतना खर्चा करना है, घर पे इतना करना है, तो हल्का सा उसकी बाउंड्री होती है ड्रॉ, जिसको फॉलो करता है, जिसमें उसकी मर्जी भी शामिल है और शायद नहीं भी शामिल है। लेकिन जब ये ब्रेकअप्स होते हैं, तलाक होती है या कुछ होता है, तो उसके शुरू के 30 दिन वो सारी बाउंड्रीज टूट जाती है और बड़ा अच्छा लग रहा होता है, और उसको वक्ती तौर पे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब आज मुझे रात को देर से जाऊंगा, कोई पूछेगा नहीं। हाँ। है ये बड़ी पैटी चीज, लेकिन इंसान के दिमाग के मुताबिक ये चीज काउंट करती है। लोगों के साथ बैठ के डिनर कर लेना, कोई पूछने वाला नहीं है फोन पे कि कब घर आओगे। हाँ। तो ये सारी चीजें जो बहुत ही पैटी है, 30-35 दिन तक इंसान अपनी आज़ादी को एंजॉय करता है। लेकिन जब वो 30-35 दिन गुजर जाते हैं, औरत रोती है या कैथारसिस करती है, डिस्कस करती है, पीछे आती है, उसके बाद उसको वेलकम करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, फैमिली भी सपोर्ट ज़्यादा कर रही होती है एज कम्पेयर टू मैन। तीसरी बात ये कि औरत के अंदर भी कुव्वत बर्दाश्त मर्द से ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर वजाहत, यहाँ पे रिलेशनशिप्स का भी बताएगा, लाइक वी नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिड पीपल ओनली, मंगनी हुई है या किसी से रोमांटिक अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जब ब्रेकअप होता है तब उसका भी यही पैटर्न है कि शुरू में उसमें भी उसमें क्या फर्क है? अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है तो वो अपना डिश एंटीना सिम लगा के रखती है, जिसको चिप कहते हैं, और अगर शादी है तो वो भी ऑलमोस्ट पाबंदी एक जैसी है। पाबंदी तो नहीं बोलूंगा, प्रोटोकॉल का वर्ड ज्यादा अच्छा है। प्रोटोकॉल रिश्तों का वही है। लेकिन जब आदमी के ऊपर से ये प्रोटोकॉल हटता है तो शुरू में बहुत अच्छा करते हैं, मिस कहाँ पे करना शुरू करते हैं ना? पहले तो वो बड़ी झक्की सनकी कि हर वक्त तुम मेरे शक में ही पड़ी रहती हो। मिस वो जब टाइम पीरियड उसको गुजर जाए, वो सारा एंजॉयमेंट कर लेता है अपनी, क्योंकि डेफिनेटली वो कितने दिन एंजॉय करेगा आदमी, 30 दिन 40 दिन 50 दिन, उसके थोड़े अरसे के बाद डेफिनेट आफ्टर कंप्लीटिंग एंजॉयमेंट डेज ना, उसको लाइफ में कंप्लीट आया, फिर उसको याद आती है वो बीवी या वो रिलेशनशिप याद आता है। बेसिकली औरत उस लेवल के ऊपर छोड़ के जाती है जब वो सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं। औरत तब जाती है, वरना कोई भी औरत नहीं जाती। और आदमी जो है वो थोड़ा सा
अच्छा, तो जब औरत एक सवाल खवातीन अक्सर करती हैं कमल, एंड आई वांट अ वुमन्स ओपिनियन ऑन इट, कि वो जो आपने कहा ना कि हर लिमिट जब क्रॉस हो जाती है, दैट्स व्हेन शी डिसाइड्स कि यू नो व्हाट, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, होता है वो, उसके बाद भी पलट कर आती है। जब वो पहली तकलीफ से लेके इस लास्ट पॉइंट तक जब वो तकलीफ में होती है, हाँ, तो वो बार बार ये गिला कर रही होती है कि इस शख्स को एहसास नहीं हो रहा कि मैं कितने कर्ब से गुजर रही हूँ, कितने कर्ब से गुजर रही हूँ। और वाकई क्या उस वक्त द मैन हैव नो अंडरस्टैंडिंग, वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है बेसिकली आदमी जो था, और औरत जो अपना रिलेशनशिप बचा रही होती है। औरत जो होती है, चलो इसको टाइम दिया, ये इस बात से संभलेगा, चलो भाई नेक्स्ट कोई बात हुई तो कहते हैं कि चलो भाई इससे टाइम वो होगा, क्योंकि औरत बेसिकली ऑलरेडी जब वो अपने घर में रह रही होती है अपनी फैमिली के साथ, तो वो बहुत सेक्रीफाइस कर चुकी होती है, करने के बाद। और जो हमारी जो कमिटेड लड़कियां होती हैं और वो सोच रही होती है कि चलो यार ये छोटी सी बात है, ये रेड फ्लैग है, बदतमीजी की कोई बात नहीं, इग्नोर कर करके औरत उस लेवल के ऊपर आ जाती है। फिर वो आदमी जब वो हरकतें करते हैं उसी वक्त डिसाइड करती है, फिर वो औरत पलट कर नहीं जाती। अच्छा, पैचअप का ऑप्शन होता है इस तरह की सिचुएशन? पैचअप का मेरे ख्याल में 100 में से 10% लेडीज में होगा, वरना लेडीज जब पीछे हट जाती हैं तो बस वो फिर आखिरी दिन होता है और फिर नहीं जाती। सबकॉन्शियसली आज मैं मर्दों के खिलाफ पता नहीं क्यों बात कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद सबकॉन्शियसली मर्द को ये लगता है कि छोड़ने की अथॉरिटी मेरे पास है और ये कहीं नहीं जा रही। हाँ, और इसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, अगर मैंने छोड़ा तो मैं छोड़ूंगा, और मैंने पकड़ के रखा तो मैं पकड़ के रखूंगा, और छोड़ने के बाद भी मेरा मूड किया तो मैं वापस आ जाऊंगा, वापस आ जाएगी। हाँ। अब होता ही है कि बाज़ औक़ात क्योंकि माशरे में अब चेंजेस आ गए हैं, लोग बड़े एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ बहुत बिखर गए, तो लोगों लड़की के बाद भी अब सोचने का टाइम इतना नहीं रहा। जब वो कहती है ना कि अब मैं खत्म कर रही हूँ, तो उसका जरा वो पैराडाइम शिफ्ट होता है कि ये कैसे हो सकता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ठीक है आ जाएगी, कहाँ जाना है इसने, और फिर वो नहीं आती, तो फिर वहां पे जाके मर्द का जो ना पहला घंटा बजता है मतलब गई तो चली ही गई, यानी देखी नहीं रही पलट के, तो फिर वहां पे जाके उसका जो है ना वो घंटा बजता है। हाँ। और वहां पे फिर उसका सोच की तब्दीली आना शुरू होती है। अच्छा, वेल बीइंग और जितने अपने इमोशंस को समझने वाले लोग कहते हैं, आप दोनों से ये सवाल डॉक्टर वजाहत के बीइंग टू नाइस, जब आप बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, हर चीज़ में आपकी अच्छाई झलक रही है, तब आपके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्या ये सच है? हाँ जी, ये जो कहते हैं ना डोर मैट डेफिनेशन है, जो कि पैसिव पर्सनालिटी का सबसे बड़ा एक उसमें देखिए, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें आप इस तरह समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप अपने अंदर जो गुस्सा है, जो तकलीफ है, उसका इजहार नहीं करें ओनली बिकॉज यू वांट टू बी अ नाइस पर्सन, ये भी आप माने ना माने ये आपका कंट्रोल मैकेनिज्म है, क्योंकि जो आप असल हैं वो तो आपने छुपाया हुआ है, आप वो बन के आप किसी के सामने आने की कोशिश करें जिससे आपको लगता है कि वो आपकी तरफ ज़्यादा माइल हो जाएगा या आपको मोहब्बत देगा। सो दैट इज़ ऑल्सो एन अनट्रू, नॉट जेन्युइन, अनऑथेंटिक सेल्फ। किसी दिन हम बात करेंगे सारे एक्सक्यूजेस के ऊपर, कि एक्सक्यूजेस जो हैं हम कैसे कहाँ पे अप्लाई करते हैं, बड़ा मजे का टॉपिक होगा। पेसिमिस्टिक अप्रोच एक एक्सक्यूज है जिसमें हम अपने आप को पीछे रखते हैं और अपने लव्ड वन को आगे रखते हैं, और हमारा जो साइकी होती है ब्रेन का, वो ये होता है कि अगर मैंने ये किया तो रिश्ता खराब हो जाएगा, अगर मैं चीखी तो रिश्ता खराब हो जाएगा, अगर मैंने ये किया तो क्या होता है। फिर इंग्लिश की एक सेइंग है बड़ी अच्छी जो मुझे पसंद है, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। बिल्कुल। तो आप उसको क्या टीच कर रहे हैं? आप ये टीच कर रहे हैं कि मैं हर लिहाज से तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर जुल्म का शिकार बन के रहूंगा या रहूंगी। बेइज्जती भी हो रही है तो कोई बात नहीं, बेइज्जती भी हो रही है तो कोई बात नहीं, तो सामने वाले की इम्यूनिटी हो जाती है, बेगैरती वाली, सॉरी बेशर्मी वाली वो कहता है अच्छा ये भी हो गया। हाँ, वो कहता है, चल उसने तो माइंड करना ही नहीं है। हाँ। कहती है या कहता है, मैं अब जेंडर के खिलाफ नहीं बात, और वो कहता है कि चलो उसने कौन सा मानना है, उसने कौन सा ज्यादा माइंड करना है। बड़े टिपिकल हरबे होते हैं इसमें, अगर आप देखें, आप इसको अगर नोटिस करेंगे तो आपको पैटर्न नजर आएगा कि अगर आपने किसी ने एक, अक्सर आप किसी भी समझदार इंसान से बात करें और आप कहें कि यार ये इतनी अब्यूसिव अगर रिलेशनशिप थी, जब खत्म हो जाती है तो बातें खुलती है ना कि जी लड़ाइयाँ भी होती थी, मार पिटाई भी होती थी, उसने मुझे ये भी कहा था, ये भी कहा था, और आप कहते हैं यार तुम अच्छी भली पढ़ी लिखी शख्स हो, समझदार हो, व्हाई वर यू पुटिंग अप विद इट। हमेशा याद रखिए कि जो अब्यूसिव रिलेशनशिप्स होती हैं उसमें वजाहत कैन टेल अस बेटर, इंटरमिटेंट पीरियड्स होते हैं, यानी बहुत ज्यादा शदीद बेइज्जती फिर मोहब्बत, फिर शदीद बेइज्जती फिर मोहब्बत, तो आपको खुद समझ नहीं आ रहा था कि आप कौन सी रोलर कोस्टर राइड पे बैठे हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है अबाउट रिजेक्शन, और इससे पहले की जो सिचुएशन होती है उसके बारे में भी बात की, लेकिन अब आखिरी पोर्शन हम डेडिकेट करना चाहेंगे। इफ़ यू फील कि योर ब्रेकअप इज़ समथिंग यू आर नॉट हीलिंग विद, कभी ना कभी आप अपने आप को विक्टिम महसूस कर रही हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है, या कोई मर्द हजरात है उनको भी लगता है कि उनके साथ ना इंसाफ़ी हुई है, तो करना क्या चाहिए? कवल, इफ़ देयर इज़ अ गर्ल और लेडी वॉचिंग जिनका रिश्ता अभी ख़त्म हुआ है, कोई भी, यानी शादी थी, मंगनी थी, ब्रेकअप हुआ है, क्या मशवरा देंगी आप उनको एज अ प्रोफेशनल? मैं ये कहूँगी कि बेसिकली अगर उसको आपकी परवाह नहीं है तो आप भी ना करें, और आप बेसिकली आप प्रैक्टिकल लाइफ में रहें, क्योंकि वो उसको जिसको जाना होता है वो जाता है। और डेफिनेटली जो है आप अब आगे मूव करें, आगे मतलब देखें आपकी क्या है गोल्स है। आपकी बात से एक बात आगे कंटिन्यू करती हूँ कि आपको लगता है कि ख़वातीन ख़ास तौर पे, इफ़ समबडी इज़ शोइंग यू दे आर नॉट इंटरेस्टेड एंड दे आर मिसट्रीटिंग यू, आप 2 गुना ज़्यादा प्यार करने लग जाती हैं, ये क्यों करती हैं ख़वातीन? बेसिकली मैंने आपको यही कहा कि हम लोग जिस जगह अब रह रहे हैं या कुछ है, हमें रहना है रिलेशनशिप्स के साथ। ख़ास तौर से औरतों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको रिलेशनशिप निभाना है। हमें यही बचपन से तरबियत दी जाती है, जो हमारी ग्रूमिंग होती है कि हाँ, हमें चाहे भाई हो, चाहे फादर हो, चाहे हस्बैंड हो, हमें उनके साथ रहना है बेसिकली। ठीक है, दोनों आई थिंक दोनों जेंडर एग्जैक्टली। आई थिंक एनीथिंग वो फोरबिडन फ्रूट वाली चीज हो जाती है ना, वजह जो चीज हाथ नहीं आ रही है या जहाँ पे किसी ने डिस्टेंस रखा हुआ है, तो आप उसकी तरफ ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं कि मैं अब इसको पाकर ही रहूंगा। आई वांट। सबसे बड़ी चीज आप ये देखें कि अगर रिलेशनशिप्स खत्म होते हैं, उसमें कई दफा विक्टिम कार्ड अगर कोई खातून या मर्द प्ले कर रहा है, बार बार सिर्फ एक ही ख्वाहिश कि मुझसे माफी मांगे, इसको एहसास हो कि इसने मेरे साथ कितनी ज्यादती की। सबसे लो सेल्फ स्टीम का चलती फिरती तस्वीर होती है जो हर जगह से माफिया छीन रहे होते हैं। मुझसे आके जब तक माफी नहीं मांगेगी वो ये नहीं होगा। सबसे लो सेल्फ स्टीम और पुअर बेबी घर का वही होता है। हाँ। चाहे वो किसी भी एज में हो। तो पहले तो आपकी शो के तबस्सुर से बताऊं कि माफिया मंगवाना या छीनना ये कोई बहुत हाई सेल्फ स्टीम की बात नहीं है। सबसे फारिग आदमी घर में वही होता है। हाँ। माफ करने वाला या खुद से आके माफी मारने की सेल्फ स्टीम हाई होती है। सही। अगर मुझसे कोई गलती हुई है और अगर मेरा कोई स्टाफ है, मैं बोलता हूँ यार सॉरी मेरा भाई गलती हो गई, आजा चाय पी लेते हैं, तो मेरी सेल्फ स्टीम हाई है। अच्छा, खवातीन तो ये भी करती हैं, जब शुरू में वही इनकी कमल वाली बात के रिश्ता बचाने की मुहिम चल रही होती है, उस वक्त कोशिश होती है कि अगले की गलती भी अगर वो कहे तुमने तो मुझे गुस्सा दिलाया था, तो खातून रिश्ता बचाने के लिए उस वक्त माफी भी मांगती, कहती वही हाई सेल्फ स्टीम तो उस वक्त भी नहीं होती उसकी। ये तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। ये एक औरत और मर्द का जेंडर और खानदान और सोशल जो हमारे सोशो इकोनॉमिकल क्लास है, ये वहां पे चली जाती है कि आप, और ये कोई बुरी बात भी नहीं है शुरू की हद तक, किसी हद तक अगर आप बॉस हमें कुछ कह रहा है और बॉस हमें कुछ कह रहा है और हम नहीं सुनेंगे हमें नौकरी से निकाल देगा, तो हम वहाँ पे भी तो मैनिपुलेट कर लेते हैं एक डिसेंट तरीके से। तो घर पे भी हम कर सकती हैं अगर औरतों को चाहिए, लेकिन ये रवैया अपनाए नहीं। अच्छा, हम बिल्कुल भी, हमारी मजेदार इतनी गुफ्तगू हो रही है, इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है कि हम कॉल्स नहीं ले पाए आज। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम सिद्रा, मैं उमर बात कर रहा हूँ कराची से। जी उमर, क्या कहेंगे? आज का सब्जेक्ट जरा टेढ़ा सा है, यानी ब्रेकअप्स और डिवोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा टेढ़ा सा है, और मैं बस इसके अंदर थोड़ा सा मर्दों का वर्जन थोड़ा सा इसमें डालना चाहूंगा, क्योंकि जब रिश्ता टूटता है तो ज्यादातर ये होता है कि बेचारी लड़की और बेचारी लड़की का ब्रेकअप हो गया। बट ये है कि मैं अगर दूसरा रुख दिखाऊं तो जो मर्द हजरात हैं वो उन दर्द उनको भी होता है। मुझे एक बात है कि मर्द को भी दर्द होता है, ये हकीकत में है, क्योंकि मर्द जब रिलेशनशिप से बाहर होता है, जब ब्रेक होता है उसका रिलेशनशिप, तो मतलब वो इस अजीब कैफियत में होता है कि उसके दोस्त यार जो भी हो वो भी उसको बोल रहे थे चल यार खैर होती है कोई बात नहीं, मतलब उसके अंदर एक दर्द होता है, वो शेयर करना चाहता है, मगर उसके बाद कोई शेयर करने वाला नहीं होता कि किसी के सामने कुछ शेयर कर सके। अच्छा, लेकिन इसी में आपसे फिर एक सवाल मेरा ये है कि वो जो सीरियल किस्म के कैसनोवा टाइप लोग होते हैं, जिनका एक रिलेशनशिप खत्म होता है फिर दूसरा रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, क्या आपको लगता है कि वो भी इसी तरह इमोशन से गुजर रहे हैं, या वो किसी हद तक इम्यून हो चुके हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता? जहाँ तक मेरा ख्याल है, शायद जब लाइफ में पहली बार उन लोगों को जब ब्रेकअप हुआ होगा ना, तब यकीन वो इस दर्द से गुजरे होंगे, फिर बाद में वो चीज से इम्यून हो गए होंगे। सही, यानी उन्होंने अपने आप को बना लिया, वैसा ये उनका कोपिंग मैकेनिज्म है, बना दिया उन्होंने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर कॉल करने का। वजाहत आप क्या कहेंगे? अक्सर आप ये देखें कि खवातीन जो हम बात कर रहे थे, दे टेक देयर टाइम, चाहे वो आप ने भी कहा कि ऑप्शंस उनके पास भी हैं, लेकिन एक तो दीनी अगर शरई तौर पे देखा जाए इद्दत का पीरियड होता है, या खातून वैसे भी वक्त लेती है, झटपट शी डजंट गेट इनटू अनदर रिलेशनशिप,
आदमी ऑन द अदर हैंड आउट ऑफ वन रिलेशनशिप अमूमन देखा गया है दे इमीडिएटली नीड अ डिस्ट्रैक्शन एंड दे गेट इनटू अनदर वन। देखिए मैं आपको बताऊं, मर्द बड़ा नाजुक होता है। हाँ जी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। जिस दिन उसकी डिवोर्स होती है या जिस दिन उसके घर में कोई फौतगी होती है, उसके तीसरे दिन भी उसने काम पे जाना होता है। उसने वहाँ पे अपने लिबासे को चेंज करना पड़ता है, लोगों के साथ उसको मिलना भी होता है, उसको पैसे भी घर पे लाने होते हैं। उन तमाम हालात के साथ वो सारे काम को कंटिन्यू करना पड़ता है जो एक खुशी वाले कंडीशन में करते हैं। तो उसको वो संभालने के चक्कर में उस चीज़ को तो बेचारा सह ही नहीं पाता जो उसकी लाइफ में आया हुआ होता है। रह दे के कभी कभी उसके टाइम के अंदर वो एक प्रोसेस आता है गम का। और कुछ लोग जिस तरह कैसनोवा टाइप के लोग होते हैं, ये भी अपने आपकी कोपिंग स्ट्रेटजी के तौर पे काम कर रहे होते हैं। सही। जो आप उन ख़वातीन को क्या कहेंगे अगर पता चला है कि ये शख्स की अभी नई नई मंगनी टूटी है, नया नया डिवोर्स हुआ है या इसकी रिलेशनशिप ख़त्म हुई है? हमें देखें माशरे की बुराइयां और जो हमारी अपनी इनसेंसिटिविटीज़ है उनको भी एड्रेस करना चाहिए। आपको पता है कि एक समबडी हैज़ जस्ट गॉटन थ्रू अ ब्रेकअप, आप उसको मौका गनीमत ना जाने कि अच्छा जी अब तो ज़रा लेट मी ट्राई माई लक, क्योंकि एलिजिबल बहुत है। सबसे इम्पोर्टेंट औरत की काउंसलिंग में मैं यही समझाता हूँ सही कि जब औरत के हाथ सर से छतरी हटती है, हाँ। तो हर समझ लो बास ईगल्स वगैरह सब उसे झपटने की कोशिश करते हैं। और कुछ औरतें बड़ी मासूम होती हैं, वो उस तसल्ली थेरेपी में फंस जाती हैं। सही। और अगर वो ब्रेकअप से वो रीमेकअप वाला टाइम होता है तो वो भी बर्बाद हो जाता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि ब्रेकअप हुआ टेंटेटिवली और वो अपने जनाब खेमों में आके बैठ गए, वहां पे एक शाहरुख खान आ जाता है। हाँ। वो हर दफा कहता है मैं हूं ना, मैं हूं ना। तो उस चक्कर में वो बेचारा शोहर और पीछे चले जाता है। वो शाहरुख खान ने भी 2 महीने के बाद छोड़ देना। अच्छा, लेकिन बात सुने, उसकी लाइफ में भी तो करीना कपूर आती है ना? एवरी टाइम वो पहले भी होती है। वो पहले भी होती है, उसी की वजह से तो सारा फटा होता है। करीना कपूर को रहने दें, क्या पता वो मूड अच्छा करके रखे हमेशा। ये बात नहीं है, मैंने शाहरुख खान जेंडर पे चला गया, मैं दोनों जेंडर पे इक्वली बात कर रहा हूँ। हम इस तरह कहते हैं कि एक कपल टूटा। हाँ, ऑन अ सीरियस नोट मुझे ये बताइए कि एक किसी भी शख्स का अगर आपको पता चले, चाहे वो मर्द हो या खातून हो, कि ब्रेकअप हुआ है, जो अगला कैंडिडेट होता है वो आपके हो सकता है बड़े मुखलिस उसके लिए यू नो फीलिंग्स हो, थॉट्स हो, लेकिन इफ यू आर ट्राइंग टू रश द अदर पर्सन कि अभी उसकी शादी खत्म हुई है और झटपट से वो आपसे एक उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और विद इन 6 मंथ्स वो आपसे शादी कर ले, दैट्स अ बैड थिंग। इट्स ऑल अबाउट कंपनसेटरी प्रोसेस। साइकोलॉजी में प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि अगर कोई मसला होता है तो कम से कम 1 साल तक अगली शादी आप ना करें तो बेहतर है। 6 महीने तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अब जब वो दूसरी शादी आप करते हैं ना, वो आप उस खार में करते हैं कि पहली शादी वाले को मैं दिखाऊं, मैं इसको सबक पढ़ाऊं। हाँ। बाज़ औक़ात उस चक्कर में आप गलत बंदे से शादी कर लेते हैं, रिलेशनशिप चल जाता है। दूसरी शादी खराब होना बड़ा ज्यादा खराब होता है, या दूसरा रिलेशन पैटर्न बन जाता है ना, फिर आपका उससे रीबाउंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि साइकोलॉजिकली आप हील अप नहीं हुए हुए होते ना, जिन चीजों से आप गुजर चुके होते हैं, जो फेज आप देख चुके होते हैं फर्स्ट शादी, वो सेकंड उसको थोड़ा टाइम लगता है हील अप होने में। तो शादी बंदा जब करे, व्हाई डू मेन गेट इनटू रिलेशनशिप्स इमीडिएटली? आई थिंक वो भी रिलेशनशिप नहीं होता, वो कोपिंग होता है। एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, बैंडेज, जो कि इसके अलावा कोई उसको आसरा नजर नहीं आ रहा होता। और दोस्त भी काफी माशाल्लाह एक से एक मशवरे देने वाले बैठे हैं ना कि छोड़ ना तू, कुछ नहीं है, वो दोस्ती कर ले, ये कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा लड़कियों को, ख़वातीन को अपने बारे में सेल्फिश होना चाहिए। जब आप एक पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है, आपका हो सकता है वो मर्द आके आपके सामने इतना रोए धोए कि आपकी सारी सिंपैथी साथ हो जाए और उसकी वाइफ आपको लगे कि हाँ भाई गलती सारी वाइफ की थी, एक्स वाइफ की थी या एक्स मंगेतर की थी। द पॉइंट इज इफ ही इज ट्राइंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप इमीडिएटली, तो ये तो बड़ा क्लियर कट आपके लिए रेड सिग्नल होना चाहिए कि इसके इमोशनल हालात अभी सही नहीं है, और आप उसकी छोड़ें, आप अपने ऊपर रहम करें एंड डोंट गेट इनटू आप भी वही खड़े होने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो हमदर्दी में लोग बन जाते हैं ना, इस चक्कर में कि आई एम अ गुड लिसनर, सिर्फ आओ और मेरे पास बैठ के बातें बताओ अपनी। अगले अपॉइंटमेंट उसी के ही होते हैं। अगला अपॉइंटमेंट उसी का होता है। वेरी गुड। सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके अंदर 2 प्रॉब्लम्स होती, कहती मैं तो नेकी करने गई थी, मैं कहाँ फंस गई। नेकी के साथ साथ आपको लारा लप्पा ना, हाँ। अब आपको पता भी नहीं आपका क्या स्टेटस है। चलो वो तो जो सुन रही हूँ कहानियां, हाँ। वो तो पुराने रिलेशनशिप की थी, क्या हम रिलेशनशिप में हैं, नहीं है, हमारा क्या फ्यूचर है, ये सवाल आपको पागल कर देंगे। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत एंड कमल। एक बात कहना चाहूंगा, आपके खूबसूरत टॉपिक के एंड भी अच्छा करना चाहता हूँ, हाँ। कि जब भी आपका ब्रेकअप हो, जब भी आपके जिसके साथ आप रहे हो, आप प्लीज उसकी बुराइयां बाहर जाके ना करें, हाँ। चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, ये आपकी अपनी डिसेंसी है, आपका अपना ब्लड है कि अगर कोई आपकी उसकी बुराई भी कर रहा हो, पर्दापोशी भी करें, पर्दापोशी करें, क्योंकि आप
जब किसी के साथ रह लेते हैं ना तो आपको उसकी बुराइयां ज्यादा पता चलती हैं। नहीं, बुराइयों के हाँ। साथ साथ देखिए उस वक्त शायद याद भी साथ है क्योंकि आप खुद तकलीफ में हैं, आपको हाँ। लगा कि कोई चीज जैसे आपने प्लान की थी वैसी नहीं हुई है, सो यू टेंड टू थिंक अबाउट, हो सकता है उस शख्स में कुछ तो अच्छाई होगा। होगी, अगर अच्छाई ना भी हो, उस जमाने में जब आपका रिलेशनशिप चल रहा था आपकी कोई ऐसी नीड जरूर थी जो वो रिलेशनशिप फुलफिल कर रहा आपके था। लिए अपने बहुत बहुत लिए शुक्रिया भी कवल, soothing है, थैंक यू सो अपने मच लिए। फजाद। एब्सोल्युटली, अब थोड़ा सा हम अगर इसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं, वील सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लेकिन आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।